सर 108,000। हाँ 108,000। देखो दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूंगा, किसी ने कोई समझ नहीं पा रहा हो तो फिर मैं ऐसे तुम्हारी बात पे आता हूँ, ठीक है। हमने क्या शेयर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना प्रॉपर्ली? यस सर। देखो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, क्या कहते हैं, कंजम्पशन रिकॉर्ड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट इक्वल टू के डब्ल्यू एच इंटू रेट। के डब्ल्यू एच क्या है? के डब्ल्यू एच एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। कि कितने किलोवाट कितनी देर के लिए यूज हुए, तो किलोवाट हो गया पावर, आर हो गया टाइम, तो पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। तो हमारे जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, यानी कि उसका मतलब उतनी किलोवाट आवर्स कंज्यूम हुए। अगर किसी का बिल है 300 यूनिट्स का, तो उसका मतलब उसने 300 किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए। और रेट क्या है? पर किलोवाट आवर का रेट होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर का जो रेट होगा उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स कर लेंगे। मैंने एग्जांपल क्या दी थी यहाँ पे? मैंने एग्जांपल ये दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एयर कंडीशन है, वो 1800 वॉट उसके रनिंग वो है, लोड है ना, 1800 वॉट वो कंज्यूम करता है फॉर 1 आवर। अब उसके एक दिन में जो है आवर्स, जो रनिंग टाइम है वो है 2 आवर्स का। तो मंथली कितना हो गया? 60 आवर्स का रनिंग टाइम हो गया। तो आप बताओ कि अगर 10 रुपए यूनिट का रेट है, यानी 1 किलोवाट आवर का रेट 10 रुपए, तो टोटल बिल उसका कितना बनेगा? पहले सबसे पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 1800 वॉट जो है वो उसकी रेटिंग है। 1800 वॉट अगर रेटिंग है, दिन में 2 घंटे चलता है, तो 3600 वॉट वो कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही है। और हमें जो है वॉट में नहीं देना, हमें किलो वॉट में देना है। तो हम 3600 वॉट को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो एक दिन की कंजम्पशन आ गई 3.6 किलोवाट। ऐसे ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब 30 से, 3.6 को 30 से करो, आपको पूरे मंथ के किलोवाट मिल जाएंगे। कितने हैं? करिए मल्टीप्लाई। 108। 108। सर मैं मेरा ना 108,000 आ रहा था, तो कन्वर्ट कर नहीं करा था, तो 108 कन्वर्ट करके आ रहा है फिर। 108 आपका किलोवाट आवर्स आ गए। तो आपका अगर 10 रुपए का यूनिट है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो 1080 बन जाएगा आपका बिल, कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात, या कोई कंफ्यूजन है किसी को? आ गई सर। उबैद, जी पूछना। जी सर। कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगी? अपने बिल घर का कैलकुलेट कर लोगी सही से? समझ में आ रहा है? जी सर। पक्का ना? कोई घबराहट में तुम लोग हाँ नहीं बोलो, पूछ लिया करो। आ रहा है सर। चलो अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं हैजर्ड्स एंड डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड और डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं? द पॉसिबल कॉजेस ऑफ डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर डैमेज इंसुलेशंस। डैमेज इंसुलेशन मतलब इंसुलेशन खराब हो जाना, यानी जो रबड़ वायर्स वगैरह हम तार पे लगाते हैं वायर्स पे, अगर वो कट जाए, कहीं से मेल्ट हो जाए, तो ये डैमेज हो गई। डैमेज हो गई तो इससे नुकसान क्या होगा? हम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे लाइव वायर पे, तो लाइव वायर हमें करंट लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इफ रबर और प्लास्टिक कवरिंग ऑफ लाइव वायर इज डैमेज, देन वायर इज एक्सपोज, है ना, अंदर जो कॉपर वायर तो वो एक्सपोज हो जाएगा। द एक्सपोज वायर कैन कॉज अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर। ठीक है, तो डैमेज इंसुलेशन से डायरेक्टली आपको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन हट गई है। हमने घर में देखा हो, कभी भी तार होता है, कोई भी तार खुला नहीं होता ना, उसके ऊपर कोई ना कोई रबड़ की इंसुलेशन होती है। ठीक है। ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। A short circuit can result when the live wire makes contact with the neutral wire due to damaged insulation. It produces a large current and thus large amount of heat generated can melt the insulation of wires. Overheating of cables की क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना घरों में, तो घरों में, ऑफिस में, कहीं भी शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी इंसुलेशन वायर्स की मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट हो जाती हैं तो क्या होता है? आग लग जाती है। आग लगती है ना भाई, ये गर्मी, इतनी ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हुआ कि फायर हो गई। फायर हो गई तो इंसुलेशन भी मेल्ट हो गई, घर भी जल गया पूरा।
तो शॉर्ट सर्किट का मतलब किसी को पता है शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हम बात करें शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से मिल जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसा क्यों होता है? और लाइव न्यूट्रल से मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट क्या मतलब, शॉर्ट क्यों कह रहे हैं इसको हम? इससे क्या चीज शॉर्ट हो रही है? कोई चीज छोटी हो रही है क्या? ज्यादा करंट क्यों फ्लो कर रहा है शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में? कोई बता सकता है इसके बारे में? कॉन्सेप्ट है किसी के पास? सर क्योंकि सर लाइव वायर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, तो जब न्यूट्रल वायर उससे मिलती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नहीं, लेकिन क्यों? न्यूट्रल वायर पे तो जीरो करंट होता है, लाइव पे तो मैक्सिमम करंट होता है। तो इससे क्या हमें क्या पता चल रहा? आग कैसे लग रही है और ज्यादा करंट क्यों फ्लो कर रहा है? इतना करंट फ्लो कर रहा है कि हीट जनरेट हो जाती है, ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट सर्किट सुना तो सबने होगा बहुत बार, लेकिन इसका मतलब समझ में आता है किसी को कि क्यों शॉर्ट बोलते हैं इसको? उबैद, नहीं। उसने आपने सुना है कभी? हेलो उसना, जी सर। शॉर्ट सर्किट का बताओ। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट शॉर्ट क्यों बोलते हैं? जब लाइव और न्यूट्रल वायर मिलते हैं तो हमने सुना शॉर्ट सर्किट होता है। इसको शॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्या चीज शॉर्ट है? शॉर्ट का मतलब तो छोटा होना ना किसी चीज का। शॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्या वजह है? कभी सुना है? सर क्योंकि जो लोअर रेजिस्टेंस वाली वायर होती है उसके अंदर होता है। तुम्हारी अप्रोच काफी हद तक बेहतर है, मैं तुम्हें फिर भी और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? ये देखो, आपके पास एक सर्किट है ऐसे, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, बैटरी के वायर ज्वाइंट हुए हैं ऐसे, ये V है प्लस माइनस, यहाँ से करंट जाता है I, ये रेजिस्टर में से गुजरता है। रेजिस्टर हम क्यों लगाते हैं? रेजिस्टर हम इसलिए लगाते हैं ना कि करंट जितना चाहिए हो, जितनी रेजिस्टेंस अलाउ हो उतना करंट जाए। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर क्या कहता है कि भाई वोल्टेज सोर्स में तो मैक्सिमम वोल्टेज है, आपकी रेजिस्टेंस बताएगी कि आपके अंदर से कितना करंट जाना चाहिए। अगर आपकी रेजिस्टेंस कम है तो आपका करंट ज्यादा जाएगा, अगर आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपके अंदर से करंट कम जाएगा। क्यों? यही लिमिटर है, करंट लिमिटर रेजिस्टेंस है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। तो अब मैं कहता हूँ आई इक्वल्स यस टू सर। वी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। बड़ा ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट। आई कितना होता है? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, सही है? अगर किसी सर्किट में आई आर बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल समझो आर इतना बड़ा है कि मैं कहता हूँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसमें से करंट कितना गुजरेगा? इसमें जीरो करंट गुजरेगा ना, कोई भी करंट नहीं गुजर पाएगा, है ना? जिस चीज की यस रेजिस्टेंस सर। भी इनफाइनाइट है उसमें करंट जीरो गुजरेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कोई चीज ऐसी है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है तो उसमें से करंट इनफाइनाइट गुजर जाएगा? उल्टा है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना ये। यस। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो करंट इनफाइनाइट गुजर जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो किस केस में होती है? शॉर्ट सर्किट के केस में होती है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या है कि फेज और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली मिल जाए बगैर किसी रेजिस्टर के। जैसे कि ऐसे यहाँ मैं एक तार लाया और तार से यहाँ जोड़ दिया मैंने, इतनी खतरनाक किस्म का धमाका होगा ना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है? जैसे ही आपने पॉजिटिव वायर को ओके सर। नेगेटिव वायर से विदाउट रेजिस्टर ज्वाइन किया ना, तो फायर हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है बीच में, रेजिस्टेंस नहीं है तो जीरो रेजिस्टेंस हुई, जीरो रेजिस्टेंस हुई तो इनफाइनाइट करंट गुजर गया ना। इस बैटरी के अंदर जितना करंट होगा वो सारा का सारा इस तार से गुजर जाएगा। यानी कि करंट को फ्लो करने के लिए शॉर्ट पाथ में लिया, पहले करंट को यहाँ से फ्लो करके आना पड़ रहा था, अब करंट छोटे से पाथ से गुजरा और मैक्सिमम गुजर गया। यहाँ तो ये लिमिट करता था ना रजिस्टर, यहाँ तो वायर है, लिमिट कर ही नहीं रहा, डायरेक्टली फ्लो कर गया, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को कभी मत मिलाना, शॉर्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी, स्पार्क हो जाएगा। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस हो जाती है। लेकिन इनफाइनाइट करंट कोई चीज नहीं होती, इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई गिनती ही नहीं हो। इनफाइनाइट अगर करंट गुजर जाए तो हर चीज दुनिया पूरी राख हो जाए ना, तो इनफाइनाइट कहने के लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, यानी कि बैटरी में जितना करंट होगा सब चला जाए। इनफाइनाइट क्यों नहीं होता? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कभी जीरो नहीं हो सकती, हाँ 0.1 हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस वायर से आपने शॉर्ट किया वो वायर भी तो कोई ना कोई कंडक्टर है ना,
उसके अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, चार्जेस होंगे, वो भी तो रेजिस्टेंस शो करेंगे ना थोड़ी बहुत। तो जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होगी। हाँ, ये होगा कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा गुजर जाएगा, इसलिए शॉर्ट पाथ मिल जाएगा करंट को निकलने के लिए, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पे बहुत लार्जेस्ट करंट गुजर जाता है। ये वायर इस काबिल था नहीं कि इसमें जितना लार्जेस्ट करंट गुजरे, आपने शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये वायर अपने आप को जला देगा हाई हीट की वजह से, हाई करंट की वजह से हीट बनेगी, हीट की वजह से फायर हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये होता है शॉर्ट सर्किट में। हाँ भाई, जी सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला नहीं है ना? ओके। नो सर, क्लियर है। तीसरा है डैम कंडीशंस। डैम कंडीशंस में क्या होता है, जब वेटनेस हो जाती है ना, द वेटनेस प्रोवाइड्स कंडक्टिंग पार्ट टू द करंट। जहां पर गीले हाथ होंगे, कोई सरफेस में पानी होगा, तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द हैंड्स ऑफ अ पर्सन शुड बी ड्राई व्हेन पुटिंग अ प्लग इनटू अ सॉकेट टू अवॉइड एन इलेक्ट्रिक शॉक। में कहते हैं ना, गीले हाथ से प्लग नहीं पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टिंग पाथ बना सकता है, अगर अर्थिंग नहीं हुई होगी तो आपके हाथ के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा। सही है। फिर इन तमाम इश्यूज को ओवरकम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है जिसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? द सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड टू अवॉइड द हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या प्रिकॉशन? सबसे पहले आप कह सकते हो डबल इंसुलेशन केबल यूज करो, ताकि एक लेयर इंसुलेशन की टूट भी जाए, कट जाए तो दूसरी लेयर मौजूद हो। यूज डबल इंसुलेटेड वायर्स wherever possible. If the outer insulation becomes damaged, the inner insulation can still prevent the live wire from being exposed. ठीक है, बात समझ आ रही है? आपने दो लेयर यूज करनी है, अगर एक लेयर खराब भी हो जाए तो दूसरी लेयर जो है वो आपके हाथ को प्रोटेक्ट कर ले करंट लगने से। सेकंड है अर्थिंग मेटल केसेस। मेटल के जो केसेस हैं उनको अर्थ कर दें आप। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई मेटल बॉडी है, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव है, उसकी मेटल बॉडी है, फ्रिज है, उसकी मेटल बॉडी है, कोई और आइटम है, कोई मतलब फॉर एग्जांपल एसी है, उसकी मेटल बॉडी है, तो उनकी मेटल बॉडीज के साथ अर्थिंग कनेक्टर जरूर लगे होने चाहिए, ताकि कोई लीकेज करंट अगर उस मेटल बॉडी से निकले तो वो ह्यूमन को ना लगे, वो अर्थ से निकल के ग्राउंड में चला जाए। ठीक है। Earth all the electrical appliances, the earth wire will channel all excessive leakage current into the ground during a short circuit. The excessive current thus melts the fuse, cutting off further supply to the appliances. ठीक है भाई, आपने मेटल के इसके साथ अर्थिंग वायर भी लगा दिया, फ्यूज भी लगा दी, ताकि इंसान बच जाए। सेफ्टी है ना सारा, ये सेफ्टी का काम है, सेफ्टी प्रिकॉशन। Selection of fuse ratings. A fuse of a wrong value can allow more current to flow into appliances. ठीक है, अगर आप ज्यादा कम वैल्यू का फ्यूज लगाएंगे तो वो जल्दी जल जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा वैल्यू का लगा देंगे तो वो जलेगा ही नहीं और पूरी घर जल चुका होगा, आपका फ्यूज नहीं जला होगा तब तक। Which can cause damages to the wires and appliances. So never replace a fuse with higher rating. बहुत ज्यादा हायर रेटिंग का फ्यूज ना लगाएं। जैसे 5 एम्पेयर का अगर आपकी डिवाइस है तो आप 10 एम्पेयर का फ्यूज ना लगा दें, क्योंकि 6 तक तो वो जल के खाक हो चुका होगा। तो आप मैक्सिमम 6 एम्पेयर का लगाएं, ताकि 6 एम्पेयर तक पहुंचे और वो फ्यूज जल जाए और आपकी अप्लायंस बच जाए। गुड कनेक्शंस। कनेक्शंस हमेशा टाइट रखा करें, जब भी दो वायर्स को ज्वाइन करें तो टाइट कनेक्शंस क्या करें। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक, वो अपने जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं हमारे, वो प्लास से वायर को टाइट करते हैं, फिर टेप लगाते हैं ताकि वो कनेक्शंस लूज ना हो, क्योंकि लूज कनेक्शंस में हाई रेजिस्टेंस होती है ना। जब हाई रेजिस्टेंस होती है तो फिर क्या होता है, वहां पर हीटिंग डेवलप होती है, हीटिंग से भी आग लग जाती है। ठीक है, स्पार्किंग हो जाती है। So all electric connections should have good and tight contacts. Loose and poor contacts gives high resistance at contact points, producing excessive heat, which in turn will melt the insulation. Heat ज़्यादा होगी, insulation जल जाएगी। Wire a main plug safely. मेन प्लग होता है, कोई भी ऐसे प्लग है, प्लग के अंदर वायर लगते हैं ना, ताकि हम उस प्लग को सॉकेट के अंदर डालें, तो उसको किस किस तरह से करना है वायर, ये देख लें। टू वायर अ मेन प्लग विद लाइव, दैट इज एल, न्यूट्रल वायर एन एंड अर्थ वायर ई। द प्रोसीजर इज एज फॉलो। नीचे एक छोटा सा प्रोसीजर दिया हुआ है जो हमारे घर में तकरीबन हम सबको आता होगा। एक आपका 3 पिन प्लग है, उसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं। ऊपर अर्थ के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लाइफ के लिए दिया हुआ है, न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इनके स्क्रूज पहले लूज करने हैं, इनके अंदर वायर डालना है, स्क्रूज घुमाने हैं, टाइट कर देना है, टाइट करने के बाद बॉक्स को पैक कर देना है। बाय मींस ऑफ अ कटर रिमूव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द ईच वायर। एक वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन रबड़ की लगी होती है उसको पहले कटर से छीलें,
ताकि लाइव वायर निकल के इसके अंदर टाइट हो जाए। सिक्योर 3 वायर्स टू द करेक्ट टर्मिनल, सबको अपने अपने टर्मिनल में डालें, सारी सही, हर वायर को सही टर्मिनल के अंदर डालें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कलर कोड्स, कलर कोड से आपने वेरीफाई करना है कौन सा लाइव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है। टाइटन द वायर्स स्ट्रांगली विद देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड कॉन्टैक्ट्स। ये जो स्क्रूज हैं इनको टाइट कर दें ताकि ये वायर को अपने साथ बिल्कुल ही टाइटली होल्ड कर लें, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, इसकी वजह से हीटिंग नहीं होगी। प्लेस अ फ्यूज ऑफ करेक्ट रेटिंग विद द टर्मिनल ऑफ लाइव वायर, ये लाइव वायर है आपका, उसके साथ आपने यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया ताकि अगर करंट ज्यादा आए तो लाइव वायर के आगे की पाथ ना जले, ये फ्यूज जल जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताएं। हाँ, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा चलो, मुझे 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे, फिर रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। ओके सर। क्या होता है मैग्नेटिज्म, बताइए। सर क्या कहते हैं, चार्जेस का अट्रैक्ट और रिपेल वगैरह करना, और क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ को मैग्नेट बनाना, उसको क्या कहते हैं रब करके चार्जेस का एक्सचेंज होना। चार्जेस नहीं, चार्जेस के अंदर नहीं आते हैं, मैग्नेट्स बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, चार्जेस तो इलेक्ट्रिक में होता है ना। देखो इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ, अट्रैक्शन रिपल्जन की बात सही है। देखो होता क्या है, एक तो होते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, ठीक है, जो आप बनाते नहीं है, आपको कुदरती तौर पे मिलते हैं, ठीक है, जो डिगिंग वगैरह करके आपको माउंटेन्स में से कहीं से भी मिलते हैं, मैग्नेटाइट कहलाते हैं वो, ठीक है। एक होते हैं मैन मेड मैग्नेट, जो टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स आप बनाते हैं। तो वो किन को बनाया जाता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन्हीं को मैग्नेट बनाया जा सकता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट और रिपेल हो जाए, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट और रिपेल ना हो, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मटेरियल है कोई भी, लेट्स से मैं ले लेता हूँ आयरन। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब आयरन के अंदर ना टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं इस तरह से, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे ना उनके अंदर टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे। कोई यूं हुआ हुआ होगा, कोई यूं हुआ हुआ होगा, कोई यूं हुआ हुआ होगा, कोई यूं होगा, कोई यूं होगा, ऐसे फैले हुए होंगे ना जगह जगह पे, अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ, किसी की कोई एक डायरेक्शन सेम नहीं होगी, कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, ऐसे सही है, यूं फैले हुए हैं, टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स कहलाते हैं। जैसे ही इसके करीब आप मैग्नेट लाओगे ना, तो क्या हो जाएंगे, ये सब सीधे हो जाएंगे, ये सब के सब ना ऐसे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये इसी की लाइन में आके ऐसे हो जाएगा, ये जो है ये भी स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, ये तो है ही स्ट्रेट, ये जो है वो ये भी स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, एक गैप के साथ, इसी तरह ये भी स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, एंडल सो ऑन, ठीक है। जब वो स्ट्रेट हो जाएंगे ना तो ये भी मैग्नेट बन जाएंगे। बेसिकली जब ये टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं ना एक डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया। मैग्नेटिज्म क्या आ गया, इसके एक साउथ पोल बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया, तो ये लाइक पोल्स को अट्रैक्ट करे, रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट्स से, ठीक है। यानी कि एक ये मैग्नेटिक मटेरियल था, पहले ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन इसके करीब जैसे ही मैं एक दूसरा मैग्नेट लाया, तो इसके तमाम टाइनी मैग्नेटिक डोमेन जो अनअलाइंड थे वो सब अलाइंड हो गए। जब अलाइंड हुए तो ये मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना आयरन है, तो ये भी मैग्नेट बन गया टेम्पररी तौर पे। जैसे ही इसके करीब से मैग्नेट हटा दूंगा, इसके मैग्नेट डोमेन्स फिर से अनअलाइंड हो जाएंगे, और ये फिर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा और एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, मैग्नेट नहीं रहेगा। सही है, बात समझ में आती है? यस सर। गुड। तो हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ये सेशन एंड हो रहा है 1 मिनट में, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी रिकनेक्ट कर लें, ठीक है।